मुझसे भी जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जो लोग अभी उठे उनको गुड मॉर्निंग, जिनको समय हो गया उनके लिए गुड आफ्टरनून। गुनीश सिंह वीडियो ऑन कर रखा है, क्या दिखा रहा है? नक्शा घर का? ठीक है जी, लेक्चर देखा आप सब लोगों ने? कल वाला लेक्चर जो पहले तो मैंने क्लास ली थी वो आपने रिवाइज कर लिया, और एक लेक्चर था जिसमें हाफ एन आवर का देखना था, 1 आवर से स्टार्ट करके, उसमें इंट्रोडक्शन थी इंटीग्रेशन की, और एक लेक्चर था जिसमें इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस भी थी। किस किस ने क्या मिस किया ये बता दो। सादिक बिल्कुल नहीं देखा तूने? सेकंड लेक्चर नहीं देखा? फर्स्ट लेक्चर सबने देख लिया, सादिक ने कुछ भी नहीं देखा? तो यार सवेरे जब मैंने डाला था मैसेज कि आप क्लास लूंगा हमें, तो तब देख लेना था तूने। हाँ जी। तो बेटे सोता रहेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? लास्ट 15 मिनट्स नहीं देखे, सेकंड नहीं देखा, कोई बात नहीं। तो मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ, मैं पूरा इंटीग्रेशन दोबारा से आपको बताऊंगा एक बार, और जितना उन दोनों लेक्चर्स में कवर हुआ हुआ वो सारा मैं आज के लेक्चर में कवर कर दूंगा। उसके बाद यू विल गेट रेफरेंस टू दोज लेक्चर्स एज वेल, एंड यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो। ठीक है? तो पहले इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं। जो डाउट्स हैं लेक्चर से रिलेटेड वो ग्रुप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है? यहाँ पे अभी नहीं बात करेंगे, ग्रुप में आप डिस्कशन करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। स्क्रीन शेयर किया मैंने, विजिबल आपको? ठीक है जी। तो मैं दोबारा से आपको इंटीग्रेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल हम उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस नहीं होती।
इनडेफिनेट इंटीग्रल उसको बोलते हैं जिसमें नो बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन, और आई वुड से नो लिमिट्स आर गिवन। उसमें यूजुअली आपको एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहता है, साथ में dx, और आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके एक कुछ नया एक्सप्रेशन बनाते हैं, और साथ में एक प्लस सी आता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा नोटेशन जो सामने लिखी हुई है? जैसे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस सी, याद है ये फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx, क्या लिखूं? x रेज टू पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन प्लस सी। गुड। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर रूट एक्स डी एक्स करूं तो क्या आएगा बताओ? तो इसको लिखने के लिए पहले इसको x रेज टू पावर माइनस वन हाफ dx लिखेंगे, और इसको फिर ऊपर जो भी फॉर्मूला लिखा था माइनस वन हाफ प्लस वन ओवर माइनस वन हाफ प्लस वन प्लस सी कर देंगे, एंड दैट विल बी x रेज टू पावर वन हाफ ओवर वन हाफ प्लस सी, एंड दैट विल बी टू रूट एक्स प्लस सी। ठीक, ये क्लियर? ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं प्रैक्टिस के लिए आपकी, 1 मिनट का समय लेना और ध्यान से सॉल्व करके आंसर बताना। हाँ जी बिल्कुल, ये सब इनडेफिनेट इंटीग्रल है। बेटे सब हैं मीटिंग में। ऋषभ इज आस्किंग यू टू लेट हिम इन। वेयर इज ऋषभ? आई डोंट सी हिम आस्किंग फॉर एनी परमिशन। ऋषभ गोयल इज ऑलरेडी इन द मीटिंग। हाँ जी अर्पित, क्या पूछ रहा था? बट दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो इनडेफिनेट इंटीग्रल है तभी तो सी ऐड कर रहे हैं। अगर डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो सी नहीं आएगा। इनडेफिनेट का मतलब है आप पूरा आंसर नहीं निकाल पा रहे। पूरा आंसर नहीं निकाल पा रहे तो आपको सी लिखना पड़ेगा। हाँ जी, सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। एक आंसर बताया है हितार्थ ने, 2/5 इंटू 5 माइनस। हाँ बिल्कुल आदित्य, यू आर राइट, एक्स नॉट इक्वल टू। फिजिक्स वाले इतनी टेंशन नहीं लेते, ये मैथ्स वाले लेते हैं। आपकी बात ठीक है, बट फिजिक्स में एक्चुअली हम नॉर्मली रियल उसके साथ ही डील करते हैं, तो यार इतना लिखना याद नहीं रहता। 5 - x⁻⁴ बाय 2 - x। 2 - x बेटा पूरे डिनोमिनेटर में ऐसे। गलत है। अच्छा एक बात बता, डिफरेंशिएशन में कभी ऐसा सिखाया क्या तेरे को? अगर x² ओवर x³ प्लस वन हो और कोई तेरे से पूछे यथार्थ dy/dx निकालो, तो क्या तूने कभी ऐसा किया है क्या? ऊपर x² को डिफरेंशिएट कर दिया, 2x लिख दिया,
और नीचे एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर दिया 3x को, और 1 को डिफरेंशिएट कर दिया 0। क्या ऐसे ऐसे सारी टर्म्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के कर देते हैं क्या? तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि इसमें मैं इसको सबको अलग अलग लिख लूं, और ये एक dx एक बन गया, और x रेज़ टू पावर 4 dx एक बन गया, और नीचे ये 1 के साथ भी तूने dx लिख लिया, x के साथ भी dx लिख लिया, और इसको तूने x कर दिया, इसको x की पावर 5/5 कर दिया, इसको x कर दिया, ये x² 2 कर दिया। ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। एक आंसर आया है मेरे पास 1 - x⁴ होल रेज टू पावर 4/4, इप्सिता ने दिया है। इसके बाद एक आंसर आया x + x² 2 + x³ 3 + x⁴/4। आदित्य गुप्ता, तेरा क्या आंसर है? सर वही जो सोमेल कश्यप ने दिया, वो x + x² 2 वाला। तो ये कैसे आया समझते हैं ध्यान से। ये आंसर अच्छा लग रहा है मुझे। एक मोमेंट के लिए होल्ड करेंगे आप लोग। ठीक है, सॉल्व करो। 1 मिनट, मैं जरा थोड़ी सी ना सेटिंग कर रहा था इसकी, तो इट विल टेक मी ए मोमेंट। तब तक आप करें इसको जरा सॉल्व।
चलिए ठीक है, ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं, मुझे लग रहा था मैं कुछ थोड़ा सा सेटिंग अच्छी कर पाऊंगा। लीव इट। हाँ जी, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको करने का तरीका क्या है, आप इसको फैक्टराइज कर लो। 1 - x⁴ को 1 - x² इंटू 1 + x² लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? आप इसको फर्दर 1 - x इंटू 1 + x इंटू 1 + x² लिख सकते हैं ओवर 1 - x dx। अब ये 1 - x और ये 1 - x कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा 1 + x इंटू 1 + x² dx। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1 + x + x² + x³ dx। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? सो इसका मतलब मैं इसको 1 + x + x² + x³ dx लिख के इंटीग्रेट कर सकता हूं। और अब ये 1 dx की इंटीग्रेशन x dx की इंटीग्रेशन x²/2, x² dx की इंटीग्रेशन x³/3 और x³ dx की इंटीग्रेशन x⁴/4 + c। ठीक है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मैंने बोला था कि खास ध्यान रखना है फॉर्मेट्स का। जिस फॉर्म में आपने फॉर्मूला मेमोराइज किया हुआ है एग्जैक्टली उसी फॉर्म के अंदर अगर आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है तो आप लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। पहले इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं बेटे? कैसे इंटीग्रेट कर देंगे पहले? तने पहले कैसे इंटीग्रेट किए तूने बिना फैक्टराइज किए? सर मैंने क्या किया, 1 - x जो डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में ले जाकर raised to the power -1 कर दिया। ठीक और है, फिर आपने जब ऐसे कर लिया, फिर हाँ सर, फिर क्या हुआ कि 1 - x raised to the power 4 whole raised to the power 2 divided by 2। ये नहीं है बेटे, ये गलत है, यही तो समझना आपने। आपने x⁴n dx का फॉर्मूला पढ़ा है, x⁴n+1/n+1, ये इसी पे लगेगा। अगर आपको sin² x dx मिलेगा तो आप इसको sin³ x/3 नहीं लिख देंगे, ठीक है? समझ रहे हैं आप? यस सर। तो x⁴n dx x⁴n dx पर ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, ठीक है? ओके सर। सुमायरा क्या पूछ रहे हो? वेयर डिड यू गेट raised to the power 4, ये वाला? यस सर। तो बेटे x³ dx को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा? 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल गेट x टाइम्स dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2। लुक एट दी थर्ड टर्म x² dx, उसका इंटीग्रल x³/3। दी फोर्थ टर्म x³ dx, उसका इंटीग्रेशन x⁴/4। हाँ जी, सभी को क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? तो आरुषि पूछ रही है वी ऑलवेज हैव टू रिमूव डिनोमिनेटर। तो अगेन मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास x⁴n dx का फॉर्मूला x⁴n+1/n+1 है, तो ऐसा नहीं सोचें कि ऊपर x⁴n है और नीचे x⁴m है, तो आप इसको न्यूमरेटर में अलग से इंटीग्रेशन कर दें और डिनोमिनेटर में अलग से इंटीग्रेशन कर दें, तो दिस इज नॉट अलाउड। सर आई थिंक उस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, नहीं क्वोशिएंट रूल? प्रोडक्ट रूल पढ़ाया मैंने क्या आपको इंटीग्रेशन में? नहीं सर, नहीं पढ़ाया डिफरेंशिएशन ना? में था ना, आपने कहा उल्टा करना डिफरेंशिएशन है। में था, बिल्कुल डिफरेंशिएशन में था, राइट? इंटीग्रेशन में नहीं है। प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल डिफरेंशिएशन में थे, इंटीग्रेशन में नहीं है, ठीक है?
इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसे फॉर्मेट आएंगे और आप गलती कर देंगे उसमें, बिकॉज आप वही जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ वो इसमें भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज टेक अ सीरियस नोट ऑन ऑल दीज प्रॉब्लम्स। एनीबडी एल्स हैज अ क्वेरी? कुछ नोट करना है पहले वाला? दोबारा से देख लो मैंने आज की क्लास में क्या क्या बताया था। तो ये तो 3 बेसिक क्वेश्चंस ही करवाए थे, फॉर्मूला। उसके बाद फिर मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखो आप गलती कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ उल्टा सीधा नहीं लगाना है। ये वाला फॉर्मूला इसी पे लगेगा, इसको ऐसे किसी उस पे नहीं लगा देना है, ठीक है? Is everybody clear? I want to get a yes from everyone, and if you are not clear, please type no. लेकिन मेरे को सबका रिस्पांस चाहिए। चलिए बढ़िया, अच्छा लग रहा देख के आप लोगों को। तुम लोग यार छोटा सा यस लिख देते हो, मेरे अंदर एनर्जी आती रहती है और मैं और पढ़ाने के लिए आगे तैयार रहता हूँ। तो प्लीज कीप टाइपिंग, ठीक। इसके बाद हमने इसके अलावा कुछ और फार्मूला भी पढ़े थे। हमने ऐसा देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x प्लस सी आता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस cos x प्लस सी आता है, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx tan x प्लस सी आता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x dx माइनस cot x प्लस सी आता है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट पावर x dx e रेस्ट पावर x प्लस सी आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx, ये कितना आता है? log x plus c। ठीक है, तो दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ x, ln x प्लस c। ठीक है, नेचुरल लॉग होता है ये, लॉग टू द बेस e बोलते हैं इसको। ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, और वो पुराने वाला फॉर्मूला भी ये ऊपर लिखा ही हुआ है, x रेज़्ड टू पावर n वाला। तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। तो एज लॉन्ग एज आपको सीधा सीधा ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको इससे कुछ डिफरेंट फॉर्मेट दिख रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू वन ऑफ दीज फॉर्मेट्स। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, चलो पहले साइन स्क्वायर की बात नहीं करते हैं। हाँ जी, तरन सिंह बोलो। सो वो x रेज टू n अपॉन x रेज टू m को हम लोग n माइनस m लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं ना? यस, वैसे ही करना है इसको, है ना, ऐसे नहीं करना है इसको, ये गलत है। बिल्कुल सही बोला आपने, इसको x रेज टू पावर n माइनस m लिख कर सकते हैं। अच्छा, मुझे हमने ये सीखा था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b, तो dy बाई dx कितना होगा? डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। जबजीत ध्यान से। सर ए आएगा, सॉरी एक्स लिख दिया मैंने। इट विल बी cos ऑफ ax प्लस b टाइम से, है ना यार। एक ना जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाने वाली है। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है और साइन एक्स की डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स होता है। तो बेस ये ध्यान रखना, प्लस माइनस में हितार्थ तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। इंटीग्रेट नहीं करवा रहा हूँ मैं, फिलहाल डिफरेंशिएट करवा रहा हूँ, हितार्थ इंटीग्रेशन का रिजल्ट बता रहा था। इसको मैं ये लिख सकता हूँ डी वाई इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ, इसको ऐसे समझते हैं, इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए आंसर आने वाला है ना। दैट मीन्स
किसने वीडियो ऑन किया भाई? cos ax प्लस बी को dx लगा के इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? साइन ऑफ ax प्लस बी, या और कुछ भी साथ में? कुछ मिस तो नहीं किया? जपजीत ने बिल्कुल ठीक बताया, ओवर ए, और एक प्लस सी तो ठीक है, चलो वो इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी। ठीक है, सर डिवाइडेड बाय ए कहाँ से आया? क्योंकि a टाइम्स cos ऑफ ax प्लस बी को इंटीग्रेट करके साइन ऑफ ax प्लस बी आने वाला था ना, तो एक्चुअली मुझे ये लिखना चाहिए था a टाइम्स cos ऑफ ax प्लस बी को इंटीग्रेट करके मुझे साइन ऑफ ax प्लस बी मिलता है। अब इस a को मैं इधर ले जाता हूं, चलेगा? सी बेटे अननोन कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट है तो मतलब इनडेफिनेट आंसर है, डेफिनेट मतलब ठीक आंसर आ गया पूरा, तो डेफिनेट में सी नहीं आएगा। नाउ सादिक पूछ रहा है साइन ऑफ एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करने पर मल्टीप्लाई बाय ए क्यों आता है? तो सादिक तू इतने दिनों से क्लास में है, तूने डिफरेंशिएशन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सादिक आपने डिफरेंशिएशन की है? टेस्ट दिया था डिफरेंशिएशन का? तेरा नाम है उस लिस्ट में? टेस्ट दिया था तूने डिफरेंशिएशन की क्विज? कोई भी क्विज नहीं दी? हाँ बेटा, नहीं, ठीक है, फिर यू डोंट हैव एनी राइट टू आस्क अ क्वेश्चन टू मी, मैं नहीं बता रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, आर्यमन क्या पूछ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ a टाइम्स cos ax प्लस बी dx होना चाहिए था ना। हाँ ठीक है ना यार, a टाइम्स इसका इंटीग्रल इसके बराबर था, तो मैं अभी से एक उधर ले गया। हाँ बेटे, अभी और देखते हैं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मुझे ये बताओ, अगर y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 रेज टू पावर 7 है, तो dy बाई dx कितना होगा? This will be 7 times 3x plus 5 raised to power 6 times 3। ठीक है, मैं इसको सिंबॉलिक उसमें यूज करता हूं, तो अगर y इक्वल्स a x प्लस बी रेज्ड टू द पावर n है, तो dy बाई dx कितना होगा? n ax प्लस बी रेज्ड टू पावर n माइनस 1 टाइम्स a। ये ठीक है? सो क्या मैं अब ऐसे बोल सकता हूं ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन को डिफरेंशिएट करते हैं तो n टाइम्स ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 टाइम्स a मिलता है, और इसका रिवर्स अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा n टाइम्स ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 टाइम्स a, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट स्टेप में? बोलो।
अब ये n और a तो नंबर्स है ना जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस इक्वेशन में अगर वो LHS में मल्टीप्लीकेशन में तो RHS में डिवाइड में आ जाएंगे ना। तो आई में राइट ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू ax प्लस बी रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय n और एक 1/a और हाँ जी, ये क्लियर है। समझ में आ रहा वो नीचे a कैसे आया? तो व्हाट डू आई वांट टू सजेस्ट इज, बेसिकली मैं क्या चाहता हूं आप नोट करें। इन द फर्स्ट वन नीचे ए क्यों नहीं आया? कौन था फर्स्ट वन? कौन सा फर्स्ट वन बेटे राघव? फर्स्ट वन कौन सा है? सर ग्रीन वाले के जस्ट ऊपर वाला सर। यार इसी को तो मैनिपुलेट करके ये लिखाना है मैंने। इसमें यहाँ पर ए था मल्टीप्लीकेशन में, वो दूसरी साइड डिवाइड में गया ना। ओके सर, ठीक है सर। एक्स रेज टू पावर n dx को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, राइट। तो इंस्टेड ऑफ x अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन हो, बी केयरफुल, अ लीनियर एक्सप्रेशन हो, तो क्या मिलने वाला अपने को? ax प्लस बी रेज्ड टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और एक नीचे a और एक्स्ट्रा आने वाला है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में ऊपर मल्टीप्लिकेशन में a आ जा रहा था ना चेन रूल की वजह से, तो यहाँ पे नीचे a आ जा रहा है। बस ये इतना ही याद रखना है, इसमें और कोई चेन रूल नहीं लगाना है। बस इतना समझना है कि वेन एवर x की जगह ax प्लस बी आ जाएगा तो इंटीग्रेशन के आंसर में एक a डिवाइड में आ जाता है। ये क्लियर है? मैं चाहूंगा कि मैंने बोला था कि आपको फॉर्मेट्स याद होने चाहिए, तो और अच्छे से आपको याद करवाने के लिए मैं आपको याद दिलाता हूं ध्यान से। अगर y x रेज़ टू पावर n है तो dy बाई डी एक्स n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अगर y a x प्लस b रेज़ टू पावर n है तो dy बाई डी एक्स की n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 टाइम्स a। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx है तो x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c ऑफ कोर्स आएगा। और अगर x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस बी रेज टू पावर n dx तो आपका आंसर ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और एक नीचे a और आएगा प्लस c। ठीक, तो ये तुम्हारी फाइनल लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बन जाएगी। अगर आपको अपनी लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में ऐड करना है तो मैं एक बार सारे फॉर्मूला आपके सामने सुंदर तरीके से लिख रहा हूं, दिस विल रियली हेल्प यू। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है तो dy बाई डी एक्स कितना लिखते हैं हम? cos x। और अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b होता है तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? तो इट विल बी cos ऑफ ax प्लस b टाइम्स a। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स कितना होता है? इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स ऑब्वियसली प्लस सी। और अगर इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स होगा तो माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर ए प्लस सी। ठीक, इज दैट क्लियर? अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है तो dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स आता है। अगर y इक्वल्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा तो dy बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ
ax प्लस बी इंटू ए आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x होता है, इंटीग्रेशन cos ऑफ ax प्लस बी dx लिखेंगे तो माइनस साइन ऑफ ax प्लस बी ओवर ए प्लस सी आएगा। ये क्लियर? बन जाएगी सुंदर सी लिस्ट आपके फॉर्मूला की यहां से ना। नोट किया? आगे चलूं? So just a second. ओके। Done, sir. ऑल राइट। सर एक सेकंड। सुमायरा, क्या आपने टेबल्स की कोई वो बना रखी है जिसमें सारे टेबल्स लिख रखे हो? ये याद है टेबल्स? मेमोराइज्ड हैं टेबल्स या कहीं रेफर करने पड़ते हैं आपको टेबल्स? याद है सर। याद है ना? क्यों याद है? आप अपने घर से मार्केट जाते हो और वहां से कुछ शॉपिंग करते हो, उसके बाद मार्केट से जब आप घर आते हो तो क्या आपको रुक के सोचना पड़ता है कहीं पर कि मेरे को लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, या फोन पे बातें करते करते आप घर पहुंच जाते हो? बताओ। सर नहीं सोचना पड़ता। क्यों नहीं सोचना पड़ता? सर वो याद होता है। किसको याद हो? आप तो देखते भी नहीं, आप तो मोबाइल पे बात कर रहे होते हो, है ना? हाँ तो आपके हाथों पैरों को भी याद है ना हाँ किधर मुड़ना है? हाँ। अंडरस्टैंड? आपके हाथों को और आपके पैरों को भी याद है कि किधर मुड़ना है। तो मेरी उंगलियों को याद है ये सारे रिजल्ट, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, मेरी उंगलियां अपने आप ठीक लिख देती हैं आंसर। क्यों लिख देती हैं? बिकॉज मेरे को बहुत बार लिखने पड़ते हैं। आप देख रहे हो पिछले 3 दिन में कितनी बार लिख चुका हूं मैं इनको, है ना? तो इट इज ऑल अबाउट आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर। अब ये गुनीश सिंह मेरे से पूछ रहा है, व्हाई हैव यू रिटन इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी एस माइनस sin x, वाई इज साइन नेगेटिव? तो कल की क्लास में था गुनीश सिंह। तो अगर cos sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है। अच्छा, यहाँ नेगेटिव क्यों लिखा है? ये नेगेटिव गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। आप ऐसे बोलोगे सर आपने गलत लिख दिया, ये वाले नेगेटिव की बात कर रहे थे। और डायरेक्ट मैसेज नहीं, पब्लिक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। गुनीश सिंह, नो डायरेक्ट मैसेज, नो डायरेक्ट मैसेज। एवरीवन इन द मीटिंग, टाइप टू एवरीवन इन द मीटिंग। ठीक है, मुझे बताओ मेरे से गलत हो गया, मुझे लगा कि व्हाई हैव यू रिटन, मैंने कहा शायद तुम्हें यही नहीं पता माइनस क्यों आता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ऐसे ही हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर y इज इक्वल टू लॉन x है तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? 1 ओवर x। और अगर y इज इक्वल टू लॉन ए एक्स प्लस बी है तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? इट विल बी 1 ओवर ए एक्स प्लस बी टाइम से। आप देख रहे हैं हर बार मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू। अगर आप x की जगह ए एक्स प्लस बी ले आ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन में एक एंड रिजल्ट में a से मल्टीप्लाई हो जाता है और इंटीग्रेशन में एंड रिजल्ट में a से डिवाइड हो जाता है। ठीक, सिमिलरली अगर आपके पास 1 ओवर x
dx की इंटीग्रेशन है तो ये ln x आती है, और 1/ax प्लस b dx की इंटीग्रेशन है तो ये ln ऑफ ax प्लस b ओवर a आएगी। ये क्लियर? ठीक है। अब मैं आपको क्या स्ट्रेस करना चाह रहा था कि इंटीग्रेशन में आपको खास ध्यान रखना है, आपको जो फॉर्मूला याद करवाया गया है वो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में दिखेगा, तब आपने वो फॉर्मूला लगाना है। उससे डिफरेंट होगा तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल है, और ये बहुत कॉमनली आस्क्ड एग्जांपल है। अगर आपको इंटीग्रेट करने को दिया जाए साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो नोट, पहली बात तो आपने इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर करके 2+1/2+1 नहीं करना। क्या बोल रहा है देवजीत? इंटीग्रेट 1/ax प्लस b इंटू ए होगा ना, मतलब सर ये जो लास्ट वाला आपने किया था डिफरेंशिएशन में इनटू ए है तो वहां पे भी होना चाहिए ना। यार देवजीत, तुम लोग जब ये सवाल पूछते हो ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि सब गड़बड़ा गया, मतलब सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अरे यार यही वाला ए तो उधर डिवाइड में आ जाता, इतनी देर से यही तो सीख रहे ना, 10 बारी से 10वें में तूने मेरे से ये पूछ लिया कि सर वहां पे ए क्यों नहीं है। हैं लिटरली, मतलब आई फील लाइक आई विल जंप ऑफ। मतलब 10 बार मैं बता चुका हूं, 10 चीजों में वही चीज यूज कर रहा हूं, आखिरी 10th वाले में तुम मेरे से पूछ ले अरे सर ये ए यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं आया। आई डोंट गेट इट द रीजन ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन है। पता नहीं। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर मान के ये नहीं करना है। दूसरी चीज, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉस एक्स होती है तो ये नहीं सोचना है कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, ये भी गलत है। तो पहले इसको अपने को थोड़ी सी मैनिपुलेट करके मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए अपने को ट्रिगो के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा का, किसी को याद है क्या? बताओ। हाँ जी सनत। सर cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर सर इसको और मॉडिफाई करके बोलना है क्या, sin स्क्वायर थीटा वाला। तो ये 1 तीन फॉर्मूला रहते हैं हमारे पास cos 2 थीटा के, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला पसंद आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला मेरा sin स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं क्या करने वाला हूं देखेंगे। मुझे करना था सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने एक फॉर्मूला लिखा cos 2x इज 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। इसमें से मैं 2 sin स्क्वायर एक्स को LHS में ले आता हूँ और cos 2x को RHS में ले जाता हूँ। फिर मैं sin स्क्वायर एक्स को 1 - cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 लिख दूंगा। चलेगा? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये रीअरेंजमेंट, ये मैनिपुलेशन मेन कैच है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का। अब इस इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम 1 - cos 2x बाय 2 dx कर लेंगे, और इसको स्प्लिट कर लेते हैं, एक 1/2 dx, एक cos 2x dx/2। यहां तक कोई डाउट बोलो? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लें, इनको देखें ध्यान से, अपने हाथ से लिख के सॉल्व करेंगे तो
आ जाएगा। और ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपको मिलेगा ही मिलेगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम। साइन स्क्वायर एक्स को रिपीटेडली आपको कई बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये अपने को याद ही रखना चाहिए। और ये हो जाएगा 1/2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1/2 और cos 2x dx। तो अब मैं याद करता हूं कि अगर cos x dx को इंटीग्रेट करते हैं तो sin x आता है, और अगर cos ऑफ ax प्लस b dx को इंटीग्रेट करते हैं तो sin ऑफ ax प्लस b होल डिवाइडेड बाय a आता है ना। अगर cos ऑफ ax प्लस b dx को इंटीग्रेट करते हैं तो sin ऑफ ax प्लस b ओवर a आता है। तो ये हो जाएगा एक प्लस सी लिख लेंगे लास्ट में, 1/2 टाइम्स एक्स माइनस हाफ cos 2x। तो ये cos ऑफ ax प्लस b जैसा हो गया, जिसमें x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो इसका इंटीग्रल साइन ऑफ 2x ओवर 2 प्लस सी। तो ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन आएगी। सो हाँ जी, सर आई हैव अ डाउट कि ये सी फर्स्ट वाले जो हम लोग ने दो पार्ट्स में लिए 1/2 dx, तो उसके साथ भी सी आना चाहिए। ये बिल्कुल लास्ट में जाके बिल्कुल ठीक है। जब तक इंटीग्रेट नहीं किया तब तक सी नहीं लगाना है, जब एक बार इंटीग्रेट करके रिजल्ट लिखना शुरू कर दिया तब सी आएगा ना। ठीक है, क्लियर है? Anybody has a doubt in this question? Sir, I have a doubt. बोलो। Sir, in the आखिरी step, this 1/2x minus 1/2 sin 2x by 2, can we cut 2 and 2 in sin 2x by 2? मतलब साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 को तुम साइन 30 डिग्री लिखना चाहते हो? Sir, doubt था। पूछ रहा हूं आपसे, ये मेरे क्रॉस क्वेश्चन करने से आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो। नहीं सर, नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ। और कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए ठीक है। अगर मैं आपको tan स्क्वायर x dx को इंटीग्रेट करने को बोलूं तो क्या करेंगे? तो आदित्य गुप्ता ने बिल्कुल सही बोला, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर एक्स शुड बी एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। सर हम सीकेंड स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? वो तो यार मुझे पता नहीं कैसे करेंगे, मुझे तो बस याद है कि वो 10x होता है। क्या बाकी लोगों को याद था 10 स्क्वायर एक्स होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन 10x होती है। हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 10x को डिफरेंशिएट करते हैं तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आता है। इसका मतलब सीकेंड स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो 10x आएगा। ठीक है भाई? यस सर। क्लियर है? चल सकता हूँ आगे? नोट कर रहे हैं ध्यान से सब एग्जांपल्स अपनी कॉपी में, या बाद में लेक्चर रिकॉर्ड दोबारा देखेंगे आराम से तसल्ली से तब करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद
डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लिमिट्स दी होती हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। सपोज आपको ऐसे x रेज़ टू पावर n dx दिया हुआ है और लोअर और अपर लिमिट दी हुई है, तो क्या मेथोडोलॉजी है इसको सॉल्व करने की? आप पहले इसको इंटीग्रेट कर लो। इस बार c लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके पास लिमिट्स हैं। और एक बार इसमें x को b से रिप्लेस करेंगे, माइनस इसमें x को a से रिप्लेस करेंगे। ये सुना है सभी ने? ठीक है, तो इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx 0 से π/4। इप्सिता ने आंसर दिया है 1। और कोई? तो साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 हो जाएगा, और cos x dx का इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 हो जाएगा। साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, लिमिट्स लिखेंगे 0 से π/4। फिर cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स, और लिमिट लिखेंगे 0 से π/4। फिर इसमें से माइनस बाहर लिख लेते हैं, cos x 0 से π/4 प्लस साइन एक्स 0 से π/4, एंड दिस इज माइनस। एक बार इसमें x को π/4 से रिप्लेस करेंगे, एक बार x को 0 से। ऐसे ही इसमें x को π/4 से रिप्लेस करेंगे और 0 से। तो माइनस ऑफ cos π/4, π/4 45 डिग्री होता है ना, तो cos π/4 मतलब cos 45 डिग्री, एंड दैट इज 1/√2। तो 1/√2। cos 0 कितना होता है? 1। 1 प्लस sin π/4 इज ऑल्सो 1/√2, sin 0 इज 0। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, -1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√2, सो द फाइनल आंसर इज 1। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए, चलिए नेक्स्ट पेज पे। नोट कर लिया सभी ने?
चलिए ठीक है जी, डन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं इंटीग्रेशन की। ये मेरे सेकंड लेक्चर में थी, तो आप लोगों ने मिस कर दिया है, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उस लेक्चर में भी दोबारा सुनने को मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको मिलने वाली है इज टू फाइंड एरिया of different shapes. जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास एरिया का होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए लगता है। अगर आपके पास एक स्क्वायर है 1 यूनिट बाय 1 यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, तो आप कहते हैं इसका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो बेसिकली इट इज साइड इनटू साइड, दिस इज एप्लीकेबल टू स्क्वायर एज वेल एज रेक्टेंगल। तो अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी ब्रेड्थ b है और लेंथ l है, देन दिस एरिया इज l इंटू b, राइट। ये सभी को मालूम है ना। यूजिंग दिस हम डिफरेंट शेप्स के एरिया का फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है, इसकी हाइट h है, बेस b है, तो आपको मालूम है इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो कैसे आएगा ये, तो आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे b लेंथ की लाइन खींच दूं और यहाँ पे h, तो ये पूरा जो एरिया बनेगा ट्राइंगल का एरिया उसका आधा होगा। तो पूरा एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया b इंटू एच है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ b इंटू एच होगा, है ना। ये बचपन से सीखते हैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, ये सब आपने पढ़ा हुआ, मतलब ऑब्वियस सी बात लगती है यार, इसमें पढ़ाने वाला क्या है। स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, और रेक्टेंगल है तो l इंटू बी होता है, ट्राइंगल का हाफ इस इंटू हाइट होता है। इंटरेस्टिंग शुरू होता है जब हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्या आप डेराइव कर सकते हैं? कैन यू डेराइव दिस कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आता है? देखो मैं कर सकता हूं बाय इंटीग्रेशन। ध्यान से समझना इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, एंड दिस सर्कल एनक्लोजेज एन एरिया, और मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है कितना है। मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल का होता है। तो अगर कोई स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप है या ट्रायंगुलर शेप है, फिर तो सीधे सीधे साइड इंटू साइड या हाफ साइड इंटू साइड कर सकते हैं। बट ये तो सर्कुलर शेप है, तो इस सर्कुलर शेप का एरिया मैं ऐसे नहीं निकाल सकता। बट देयर इज अ ट्रिक, एंड दैट ट्रिक इज टू डिवाइड दिस सर्कल इनटू स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप्स। और वो रेक्टेंगुलर शेप में बड़ी चालाकी से बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, मैं इसको बहुत सारी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेता हूं। इस सर्कुलर रीजन को मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेता हूं। आपने मुझे ऐसे डिवाइड करते हुए पहले देखा होगा, जहां मैंने ज्योमेट्रिकली आपको एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x करके दिखाई होगी, है ना। अगर मैं इसको बहुत सारी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लूं और अब केवल एक किसी खास स्ट्रिप पे फोकस करूं, तो फोकस एट दिस स्ट्रिप। तो ये जो मेरी स्ट्रिप इतनी वाली है, इसके ऊपर फोकस करें आप,
तो ये एक स्ट्रिप है विच इज ऑफ इनफाइनिटेसिमली स्मॉल थिकनेस, और इस स्ट्रिप का कुछ रेडियस होगा कैपिटल आर, जो था वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस था। ध्यान से देखना, मैं इस स्ट्रिप का इनर रेडियस आर ले लेता हूं। तो ये जो स्ट्रिप मैंने बनाई, इस स्ट्रिप का इनर रेडियस आर है और आउटर रेडियस आर से इनफिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट ज्यादा है, यानी आर प्लस डी आर है। ठीक, अगर मैं पेपर की ऐसी एक स्ट्रिप इस सर्कल में से कट आउट करके बाहर निकाल लूं, उसके बाद उसको सीजर से ऐसे कट कर दूं और सीधा कर लूं, तो मेरे को एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 2 पाई आर होगी। बोलो, यहां तक कोई डाउट? और इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी होगी? व्हाट वुड बी द थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप? dr. So can I claim that the area of this strip is 2 pi r into dr? Is this correct? सभी को समझ में आ रहा है यहां तक? Now the area of the whole circle, area of the whole circle is sum of areas of all differential strips having their radii in the range 0 to capital R. ये बात समझ में आई आपको? The area of the whole circle is the sum of the areas of all differential strips having their radii in the range 0 to R. बोलो हाँ ना में जवाब देते जाओ यार, मजा नहीं आता फिर ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देते हो तुम तो। कोई डाउट हो तो पूछ लो। That means the total area of the circle will be summation, क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट्स की समेशन है, इसलिए मुझे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। और ये जो dA है इसकी वैल्यू 2 पाई आर डी आर है, और r रेंजेस फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। सबसे अंदर वाली जो स्ट्रिप होगी वो 0 रेडियस की, और जो सबसे आउटर स्ट्रिप होगी वो कैपिटल R रेडियस की। इसमें से 2 पाई बीइंग अ फिक्स्ड नंबर बाहर आ जाएगा, r dr की इंटीग्रेशन, और ये तो इंटीग्रेशन x dx ऐसा हो गया ना, x dx की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होती है, मालूम है सभी को? So I get area is equal to 2 pi r dr की इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाय 2, 0 से कैपिटल R। एक बार इसमें हम कैपिटल R प्लग इन करते हैं, एक बार 0 प्लग इन करते हैं, 0 वाली टर्म तो 0 ही आ जाती है, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर्ड बाय 2, and that is pi r squared. So we know now that the area of a circle is pi r square. क्या ये क्लियर है आपको? नोट किया सभी ने? आगे चलें।
आई एम हैप्पी कि आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोग कितना चैलेंजिंग सीखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो किस किस को और चैलेंजिंग सीखना है? इट विल अप्रोच जीरो, बहुत माइन्यूट होगा, तो रेडियस बिल्कुल जो सबसे छोटी वाली स्ट्रिप होगी वो ऑलमोस्ट जीरो रेडियस की होगी। तो चैलेंजिंग सब लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं सबको चैलेंजिंग नहीं सिखाऊंगा बेटे, डेफिनेट इंटीग्रल है। मैं केवल उन्हीं को चैलेंजिंग सिखाऊंगा जिनको मुझे लगता है कि वो सीखने पर उनका डाइजेशन खराब नहीं होगा, है ना। हैवी डोज उसी को देनी चाहिए जिसका पेट खराब नहीं हो। अगर मैं हर एक को वो हैवी डोज दे दूंगा तो किसी का स्टमक अपसेट हो जाएगा, और स्टमक अपसेट हो जाएगा तो जो पहले का खाया पिया था वो भी बाहर निकल जाएगा, सो वो यूजलेस हो जाएगा। तो चैलेंजिंग उसको सीखने को मिलेगा जो मुझे लगेगा कि डिजर्व करता है और डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता। तो तुम लोगों में से जो माइनर में टॉप 10 में आएगा उसको एक एक्स्ट्रा लेक्चर शेयर करूंगा जो मेरे जेई के टॉप रैंकर बच्चों का होता है, जो बिल्कुल मतलब चैलेंजिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो बहुत जबरदस्त वाले, जो 9th-10th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख के मेरे पास पढ़ने आते हैं, तो उनको कुछ एडिशनल सिखाता हूँ फिर मैं कैलकुलस में। तो मैं आपके साथ एक ऐसा लेक्चर शेयर करूंगा जो बिल्कुल टॉप रैंकिंग बच्चों का होता है। बट ये लेक्चर, प्रीमियम लेक्चर, केवल उन्हीं को मिलेगा जो डिजर्वेंस प्रूव करेंगे अपनी, दूसरों को नहीं मिलेगा। नहीं, बैच रैंक नहीं, ओवरऑल रैंक। बैच रैंक नहीं, ओवरऑल रैंक। ओवरऑल मुंबई में जो टॉप 10 में आएंगे इस माइनर में। तो once your results come, share your result with me, ask for the lecture, I will share your lecture। फिलहाल इस पे आगे चलते हैं। इसमें जो आपको यूजुअल क्वेश्चन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? आपको मिलेगा एक पैराबोला है, सपोज ये पैराबोला इज ड्रॉन। कौन सा पैराबोला है? तो पैराबोला ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ड्रॉन in first quadrant, a line x is equal to a, x is equal to 1 ले लेते हैं, is also drawn। Calculate the area enclosed। by x-axis the parabola and the line x is equal to 1। जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था उसमें मैंने एक सर्कल लिया था, तो सर्कल के बारे में आप बचपन से जानते हैं। तो सर्कल के लिए आपको सरकमफ्रेंस मालूम थी 2πr, तो हम बड़ी आसानी से उसको रिंग्स में डिवाइड करके सॉल्व कर गए थे। बट आपको ऐसी भी शेप्स मिलेंगी जिनकी जो बाउंड्रीज हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता नहीं होगा, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने को मिलेगा। सपोज एक पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ड्रॉ किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक लाइन x इज इक्वल टू 1 बनाई, अपने को एरिया एनक्लोज निकालना है। ठीक है, नोट कर लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे चलूं। तो सपोज ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक पैराबोला बनाने वाले हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक लाइन बनाने वाले हैं x इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट 1,0, x इज इक्वल टू 1 ऐसी लाइन होगी। क्यों भाई? हाँ जी, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 ये लाइन होगी ना, इस पूरे लाइन पे x1 है, y कुछ भी हो। और एक पैराबोला कैसा होता है? पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, याद है क्या? ऐसा
है ना। तो ऐसा पैराबोला, इसका केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन बना रहा हूं। सो दिस इज द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कौन सा एरिया निकालना है अपने को? अपने को ये शेडेड एरिया निकालना है। यहां तक कोई डाउट? क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर निकालना तो सीखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है जी। अब जैसे मैंने एरिया निकालने के लिए क्या बात की थी, अपने को बेसिकली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया मालूम होता है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से डिवाइड कर लेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इसको ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक कोई स्ट्रिप ले लेते हैं, ये वाली रेंडमली एक स्ट्रिप चूज की, और ये जो स्ट्रिप है इसका जो लेफ्ट एज है वो एक्स डिस्टेंस पे है, जो राइट एज है वो थोड़ी सी और ज्यादा आगे होगी, तो लेफ्ट एज एक्स डिस्टेंस पे है, राइट एज एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे है, सो दैट इस स्ट्रिप की थिकनेस डी एक्स है। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रिप की हाइट पता चल जाए तो मैं इस स्ट्रिप का एरिया y टाइम्स डी एक्स लिख सकता हूं, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है ऑलमोस्ट। हाँ जी, एनी डाउट टिल दिस? हाइट इज y ऑब्वियसली। तो हाइट किस से डिसाइड हो रही है? हाइट पैराबोला से डिसाइड हो रही है कि नहीं? तो ये आपकी x डिस्टेंस पे ये हाइट कितनी आएगी? तो ये इस पैराबोला पे इस पॉइंट के x, y कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे ना। और नो डाउट अगर मैं इसको फाइनाइट लेता, अगर मैं dx को फाइनाइट लेता तो ये ट्रेपेजियम बनता, है ना। इनफैक्ट ट्रेपेजियम भी नहीं बनता, वो कर्व बनता। अभी वो मेरा dx है, तो dx होने की वजह से ये इतना छोटा है कि आप इसको एक स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? तो ये ट्रेपेजियम माना जा सकता है। रेक्टेंगल नहीं मानना तो ट्रेपेजियम मान लेंगे। तो इस ट्रेपेजियम की लेफ्ट एज y, राइट एज y प्लस डी वाई, और ये dx। क्यों भाई? यहाँ पे y कोऑर्डिनेट होगा, ये x प्लस डी एक्स हो जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू y प्लस डी वाई हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2y प्लस डी वाई टाइम्स डी एक्स। सो दिस इज y dx प्लस हाफ ऑफ डी वाई डी एक्स। अब याद है, इसके कंपैरिजन में ये वाली क्वांटिटी इग्नोर कर देंगे। डिफरेंशिएशन में सीखा था हमने, ये सेकंड ऑर्डर का मतलब डी वाई बहुत छोटा है तो डी वाई इंटू डी एक्स और छोटा हो जाएगा। सो दिस इज y dx. Yes, the figure is kind of a triangle with a curved hypotenuse mounted upon a rectangle. तो एक रेक्टेंगल और इसके ऊपर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना है, लेकिन उसका हाइपोटेन्यूज कर्व्ड है। बट द आइडिया इज कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दिस एरिया, इसलिए हमने उसको एक रेक्टेंगल मान के बस इतना एरिया ले लिया y dx। ठीक है, और क्योंकि dx इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, इसलिए वो अप्रोक्सीमेशन वाली बिल्कुल बढ़िया तरीके से वैलिड है। ठीक है,
इज दैट क्लियर? बढ़िया। तो मेरा एरिया हो जाएगा वाई डी एक्स, टोटल एरिया निकालना है तो वाई डी एक्स की समेशन, और एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी ना, क्यों भाई? एक्स की वैल्यू ये वाले पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू 0 है, और ये वाले पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू 1 है। और y किससे डिसाइड होगा? तो y वो पैराबोला डिसाइड करेगा कि y कितना होने वाला है। वी नो दैट y इज एक्स स्क्वायर। एम आई राइट? सो y को एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, dx 0 से 1, और एक्स स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1, तो ये 1 क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3, एंड दैट इज 1 बाय 3 इज द आंसर। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? हाउ डू वी गेट दी रेंज? तो डायग्राम में आपने को दिख रहा था एक्स इक्वल टू 1 वाली लाइन से क्लोज करने वाली फिगर है ना। तो जितने जी हमारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं उसमें जो सबसे पहली स्ट्रिप है वो ओरिजिन पे है एक्स इक्वल टू 0 पे, और जो आखिरी स्ट्रिप है वो लास्ट में जाके बन रही है एक्स इक्वल टू 1 पे। मुनीश काम की बात पूछ, एग्जैक्टली क्या, कहाँ से क्या नहीं समझ में आया? और इट इज बेटर यू एक्सप्लेन दी एंटायर थिंग, जहां पे तो अटकेगा मैं तेरी हेल्प करूंगा, तो तेरे को एग्जैक्टली डाउट क्लियर होगा। यू ट्राई टू से व्हाट आई हैव डन ओवर हियर। हाँ जी गुनीश, कौन से फॉर्मूला से बेटे? ट्रेपेजियम के फॉर्मूला से। ये ट्रेपेजियम के फॉर्मूला का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये ट्रेपेजियम के फॉर्मूला को फिलहाल आप इग्नोर करो। आप ये समझें, अगर आप इसको फिलहाल इग्नोर कर दें और आप ये समझने की कोशिश करें कि एरिया को, जिस शेडेड एरिया की मेरे को वैल्यू निकालनी थी, उस शेडेड एरिया को मैंने बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। मैं यहाँ पे दोबारा से फिगर बनाता हूँ आपके लिए, आप ट्रेपेजियम के ऊपर नहीं फोकस करें, वो अलग चीज हो जाएगी। तो आपने एक कर्व बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक आपने लाइन बनाई हुई एक्स इज इक्वल टू 1, और आपको ये जो एरिया ये निकालना है। तो मुझे इस एरिया को निकालने के लिए मैंने इसको बहुत सारी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया, और एक स्ट्रिप ले ली जिसकी थिकनेस इनफाइनिटेसिमली स्मॉल है dx, और जिसका डिस्टेंस यहां से है x। Yes, it is given that y is equal to x square। भैया क्वेश्चन में लिखा हुआ था a parabola y is equal to x square is drawn in the first quadrant, a line x is equal to 1 is also drawn, calculate the area enclosed by x axis, the parabola and the line। ये तो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो हमने पैराबोला ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ की, ये पैराबोला ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और हमसे ये वाला एरिया पूछा गया था, तो ये एरिया निकालने के लिए हमने मेहनत करनी शुरू की। तो मैंने इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये जो शेडेड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, गुनीश सिंह दिख रही है तेरे को ये स्ट्रिप? इस स्ट्रिप की मैंने हाइट निकाल ली y, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस पैराबोला। इसकी थिकनेस ले ली dx, और इसका एरिया ले लिया y dx। और फिर जैसे पिछली बार सर्कल का एरिया निकालने के लिए सारी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर जितनी स्ट्रिप्स बन रही होंगी इस फिगर में देखो बहुत सारी स्ट्रिप्स बन रही हैं, उन सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को मैंने ऐड कर लिया। ठीक है,
नहीं नहीं, एरिया इज नॉट अप्रोक्सीमेट, एरिया इज एग्जैक्ट, बिकॉज dx का मतलब इनफाइनेटिसमली स्मॉल होता है, इतना स्मॉल जिससे छोटा आप सोच नहीं सकते। तो वो dx इज एक्चुअली अ जीरो वैल्यू, तो dx इज अ जीरो वैल्यू, तो जितना वो छोटा होगा उतनी मेरी अप्रोक्सीमेशन ज्यादा वैलिड है ना। तो dx है आपका, ये फाइनाइट लिया होता तब गड़बड़ होती, dx लेके सॉल्व किया तो गड़बड़ नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर है बिल्कुल। क्लियर है? एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको एक y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और आपको ये वाला एरिया निकालना है, कितना होगा? क्या बात है, याद है सबको, है ना? मेरे लेक्चर में था ये, भैया याद कर लेना, ये एरिया 2 यूनिट्स होता है। क्यों भाई, ये सॉल्व करके बता रहे हो? तो आइडिया क्या है इस एरिया को निकालने का? यहां से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की स्ट्रिप ली हमने, जिसकी हाइट हमारी y है, तो एरिया विल बी समेशन ऑफ y dx, y हमारा sin x dx, और क्लियरली यहां से यहां तक x की रेंज दिख रही है ना, 0 से पाई, बताने की जरूरत नहीं है, दिख रही है ना आपको डायग्राम में कि x की रेंज 0 से पाई है। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x 0 से पाई, माइनस बाहर लिख लेते हैं, cos पाई माइनस cos 0, और cos पाई cos 180 डिग्री हो गया ना, ये मुझे याद रहता -1 होता है, -1 cos 0 1, तो कुल मिला के 2। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट दैट, लेकिन सॉल्व भी करना आना चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलें आगे। नोट कर लिया सब कुछ? कर ले जपजीत, कोई बात नहीं, कर लो नोट, टेक योर टाइम। ठीक है जी, मुझे एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करनी है। एक खास तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इन इंटीग्रेशन, जो सीधे सीधे इंटीग्रेट नहीं होते, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। a इज इक्वल टू इंटीग्रल एट द स्टार्ट, मतलब कहाँ पे? इसमें बोल रहा है, ये साइन वाले में a इज इंटीग्रल ऑफ dA, ये समझ में आता? क्यों भाई, व्हाट इज dA? एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप। इस पूरे ग्रीन कलर के एरिया को बहुत सारी ऐसी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकता हूं, तो सबके एरियाज को लिख के ऐड करना है ना, और एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप विल बी बाई dx, बिकॉज वो स्ट्रिप आपकी एक रेक्टेंगल है जिसकी हाइट y और थिकनेस dx है। ठीक,
चलेगा? ठीक है। एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेशन में, मुझे वो दिखाने हैं। बहुत कम जरूरत पड़ती है फिजिक्स में इसकी, बट फिर भी पूछ लिया जाता है। तो बिफोर आई आस्क दैट क्वेश्चन, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर है y तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? हाँ जी, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x है ना। इसका मतलब 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। क्यों भाई? ऑब्वियसली इट इज द रिवर्स। है ना? जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ध्यान से देखना इसको करने का तरीका क्या है। अब आपको देखते सार, ये तो मैंने पहले वो दिखा दिया था आपको कि यार साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x cos x स्क्वायर होता है, इसलिए आपको दिख रहा था कि अगर 2x cos x स्क्वायर dx है तो इसको इंटीग्रेट करके ही आएगा। अगर मैं सीधा ये क्वेश्चन आपको दे देता तो शायद आप कुछ प्रोडक्ट रूल जैसा लगाना शुरू कर देते, या कुछ और उल्टा सीधा दिमाग में आना शुरू हो जाता है ना। सीधे नहीं सही करती ये चीज, ध्यान से समझिए जरा। आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, मान लो आपको मिले x इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपको मिले ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर और एक साथ में x dx, इसको इंटीग्रेट करके बताओ कितना आएगा। तो आपने क्या सोचना है, एक तो आप ये देखो कि यार मेरे को ना ई रेस्ट टू पावर x का फॉर्मूला तो मालूम है, ई रेस्ट टू पावर x होता है, ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर के लिए मुझे कोई फॉर्मूला नहीं मालूम। तो आप ये सोचो कि अगर ये ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर की बजाय ई रेस्ट टू पावर एक्स होता तो कितना अच्छा होता, कम से कम मैं इंटीग्रेट तो कर पाता। तो जैसे चेन रूल वहां लगाते थे, कुछ कुछ वैसा यहां करेंगे। हम ये कर लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर इज यू, चेन रूल में करते थे ना ऐसा डिफरेंशिएशन में, तो वो पूरा मेथड लगाएंगे। यहाँ पे वो वन स्टेप वाला नहीं लगाएंगे, मेमोराइज नहीं करेंगे इसको ऐसा मान लो और जुगाड़ कर लो, तो ऐसा नहीं करेंगे। आपको पूरी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। कोई डाउट इस स्टेप में? So I get 2x dx is equal to du। अब ध्यान से देखना, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, इस ओरिजिनल क्वेश्चन में मैं अब वेरिएबल्स चेंज कर देता हूं। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में सब कुछ x की प्लेस पे u में लेकर आना चाहता हूं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग x आई वांट टू हैव एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ u। तो x स्क्वायर को तो मैंने u माना ही था, तो ये e रेस्ट पावर u हो गया, और x और dx, x और dx का प्रोडक्ट du बाई 2 हो जाएगा। So this is 1/2 of e raised to power u du। Is that clear to you? Sir, could you explain the last step again? x square को मैंने u assume किया था, तो I have replaced x square with u। Also x times dx, I knew that x times dx comes out to be equal to half of du। ये दो उधर ले जाऊं तो, so x times dx को मैंने रिप्लेस कर दिया हाफ du से। चलेगा? Yes, sir. Now this is half in e raised to power u du, and everybody knows कि e raised to power x dx अगर होता है तो उसकी इंटीग्रेशन e raised to power x plus c होती है ना। So this is
हाफ ऑफ ई रेज टू पावर यू प्लस सी, और यू कितना है, एक्स स्क्वायर. सो द फाइनल आंसर वी कैन रिपोर्ट एज हाफ ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी. क्या ये समझ आया आप लोगों को? I'll give you more examples. इस एग्जाम्पल में क्लैरिटी है, ये मत सोचो यार हमें कैसे पता चलेगा, अभी समझाता हूँ आपको कैसे पता चलेगा. I'll give you the examples. ये नोट किया? मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और देता हूं जिसमें इस तरीके की मेथोडोलॉजी यूज होगी, आपको पता चल जाएगा. आप एक बार इसको नोट कर लो. चलो आगे. और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. सपोज मैं आपको बोलूं साइन स्क्वायर रूट एक्स dx ओवर स्क्वायर रूट एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट एक्स को u पुट कर लेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ. क्या मिलेगा? du ओवर dx इज इक्वल टू, बताना जरा स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता? क्या ये 1/2 रूट एक्स आता है? मालूम है ऐसा सबको? सो यहां से du की वैल्यू dx ओवर 2 रूट एक्स आ गई, और आई कैन राइट 2 du इज इक्वल टू dx ओवर रूट एक्स. तो अब आप समझ रहे हैं मैंने ऐसा क्यों किया था. अब जो मेरा डिजायर्ड इंटीग्रल है साइन रूट एक्स था, रूट एक्स को u पुट कर लिया मैंने, और dx ओवर रूट एक्स को मैंने 2 du पुट कर लिया. सो दिस इज 2 टाइम्स साइन u du. और साइन u du का इंटीग्रल, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx कितना होता है? माइनस कॉस एक्स. सो दिस इज माइनस cos u, that is minus cos रूट एक्स. ये आंसर आएगा. प्लस सी लगा सकते हैं, प्लस सी प्लस सी. क्या ये क्लियर है आप लोगों को? एक क्वेश्चन दूं अपने आप से सॉल्व करने के लिए. समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ln x ओवर x dx. हाँ जी, आदित्य गुप्ता, माइक कौन है तेरा, क्या बोलना है? सॉरी सर, वो गलती से अनम्यूट हो. आंसर आ रहा है किसी का?
क्या आंसर बोल सकते हैं सौमिल कश्यप? यस सर। हम्म, सर आंसर है ln x टू x का होल हम्म, स्क्वायर प्लस c। ठीक है। तो इसमें हमारा मेथोडोलॉजी क्या रहेगी? लेट ln x इज इक्वल टू यू, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। सो डी यू की वैल्यू dx/x, तो ln x को u लिख देंगे और dx/x को du लिख देंगे, और फिर ये u² 2 प्लस c हो जाएगा, एंड u इज ln x होल² 2 प्लस c। समझ आया? बाकी पब्लिक? सर इंटीग्रल ऑफ u इंटू डी यू कैसे आया? ln x को क्या लिखा मैंने? u 1/x, सॉरी ln u, हाँ, और 1/x इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। और dx/x की वैल्यू कितनी है? du। तो ये यहाँ पे ln x को रिप्लेस किया u से और dx/x को रिप्लेस किया du से। ठीक, ठीक है जी। तो मैंने कोशिश की आपको इंटीग्रेशन में हर तरीके की चीज को ओवरव्यू देने की। एक बार इसकी प्रैक्टिस करें, और आपके पास जो प्लेटफॉर्म है फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें आप क्विज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्विज करो उसमें आप। 3rd नंबर की क्विज है, क्विज इंटीग्रेशन, क्विज 0 इंटीग्रेशन। नहीं, ट्रिगो एज सच डायरेक्टली टेस्ट में नहीं आएगी, तो आपको ट्रिगो के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जो ट्रिगो के फॉर्मूला होते हैं वो यूज होंगे। ट्रिगो पे सेपरेटली क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। ठीक है जी, तैयारी करो। कल आपकी रेगुलर क्लास नहीं होगी, उसकी जगह मैंने आज ले ली आपकी क्लास। और क्या कहते हैं, आपके जो डाउट्स होंगे वो हम प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते रहेंगे। क्विज ऑफ इंटीग्रेशन यू नीड टू सॉल्व, पोस्ट ऑल योर डाउट सो दैट आई कैन क्लैरिफाई देम। टाइमिंग होल डे कभी भी दे सकते हो। 3rd क्विज यू आर एट लिबर्टी, लेकिन डोंट स्टार्ट डिस्कसिंग बिफोर टुमारो। आज से पहले, आज रात से पहले नहीं, कल क्लास नहीं होगी, कल की क्लास मैंने आज ली है, इसलिए कल से पहले कोई डाउट पोस्ट नहीं करेगा क्विज के, क्योंकि बाकी जो लोग कर रहे हैं अभी वो हो जाए। तो कल सुबह मे बी 8 o'clock के बाद, मॉर्निंग में, या 10 बजे के बाद से आप डाउट पोस्ट करना शुरू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके जी, बाय बाय।